नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार हैं? पूरी बात नेटो पर निर्भर करती है, क्योंकि अब नेटो और अमेरिका को लगने लगा है कि उन्होंने यूक्रेन को इतने ज्यादा हथियार पहुंचा दिए हैं कि खुद उनके गोदाम खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ज़ेलेंस्की की मदद रुकी तो क्या वो पुतिन के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो और कितना वक्त? जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिना जंग लड़े हार रहा नेटो। यूक्रेन की मदद करते करते खाली हुआ नेटो का शस्त्रागार। गोला बारूद से कंगाल हुआ यूरोपियन संघ। बिना हथियार डालेंगे ज़ेलेंस्की। जंग के 8 महीने बाद भी यूक्रेन जंग की तस्वीर नहीं बदली है। रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर लगातार बमबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेन भी ना तो रूस के सामने घुटने टेक रहा है और ना ही हार मानने के लिए तैयार है, बल्कि जिस तरह यूक्रेन की फौज रूस का सामना कर रही है उसे देखकर तो लगता है कि रूस बैकफुट पर है। यूक्रेन रूस के खिलाफ ये जंग नेटो और यूरोपियन संघ से मिल रहे हथियारों के दम पर लड़ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसी वजह से यूक्रेन 8 महीने से रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने टिक सका है। लेकिन यूक्रेन जंग में एक अजब मुकाम आ गया है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के साथ एक लंबी जंग की तैयारी कर ली है, और बस रूस के इस एक फैसले ने नेटो और यूरोपियन यूनियन के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। संकट यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई का। पिछले 8 महीनों से अमेरिका और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने अरबों डॉलर मूल्य के हथियार और सैन्य उपकरण यूक्रेन में भेजे हैं ताकि उसे रूस का मुकाबला करने में मदद मिल सके। लेकिन पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन जंग ने यूरोपियन संघ के कई देशों के हथियारों के जखीरे को खाली कर दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो देशों को अब खुद की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, क्योंकि इन देशों के शस्त्रागार का बड़ा हिस्सा खाली हो चुका है। लिहाजा ऐसे सूरत हाल में नेटो देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद में कटौती करनी शुरू कर दी है, और अब ये देश नए हथियारों के लिए अमेरिका की ओर देख रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एस्टोनिया यूक्रेन को अपने डिफेंस बजट के 1/3% के हथियार सप्लाई कर चुका है। नॉर्वे ने अपने होवित्जर तोपों का 45% हिस्सा यूक्रेन को दे दिया है।
स्लोवेनिया अपने 40% टैंक यूक्रेन को भेज चुका है। चेक रिपब्लिक अपने 33% MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को 1,67,000 गोलियां भेजी हैं। इसके अलावा अमेरिका जंग के लिए यूक्रेन को अब तक $18 अरब के हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण दे चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो के कई छोटे देशों और यहां तक कि कुछ बड़े देशों के लिए यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही उनके कम हथियारों के जखीरे को और भी घटा दिया है। नाटो के कुछ सदस्य देशों ने अपने सोवियत काल के रिजर्व हथियार यूक्रेन भेज दिए और अब उन्हें अमेरिका से उसकी आपूर्ति होने की उम्मीद है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ यूरोपीय देशों के लिए हथियारों की फिर से आपूर्ति बहाल करना मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनके पास हथियार निर्माण के लिए मजबूत रक्षा क्षेत्र नहीं है और इनमें से ज्यादातर देश अमेरिकी रक्षा उद्योग पर निर्भर है। फिलहाल ये तमाम देश इस दुविधा का सामना कर रहे हैं कि क्या वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखें या उसे कुछ वक्त के लिए रोक दें। दरअसल नाटो के 14 देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की शामिल हैं। अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए या फिर हथियारों की सप्लाई में कटौती की गई तो जंग का रुख रूस की तरफ पलट सकता है। नाटो के सदस्य देश ही नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इस हकीकत से वाकिफ हैं कि रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए उन्हें और हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन को उम्मीद है कि अगर उसे यूरोपियन यूनियन से हथियार मिलने बंद भी हुए तो भी अमेरिका और ब्रिटेन उसे हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ या फिर युद्ध का फैसला जल्द नहीं हुआ तो अब यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को इस बात का भी डर सता रहा है कि अब वो वक्त जल्द आ सकता है जब गोला बारूद और हथियार नहीं होने के चलते यूक्रेन को रूस के सामने हथियार डालने पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि रूस ने नाटो के खिलाफ जंग लड़े बिना ही उसे जंग मैदान में हरा दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग जारी रखनी है तो उसे अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मांगनी होंगी। लेकिन अमेरिका अभी तक यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें या फिर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देने से बचता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका को हथियारों की एक नई लिस्ट सौंपी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की इस नई शॉपिंग लिस्ट में ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम शामिल है। ATACMS 190 मील की दूरी तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका यूक्रेन की इस मांग को पहले अनसुना कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाली MRLS यानी लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की भी मांग की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कुल 29 तरह के हथियारों की मांग की है। इनमें टैंक, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें हार्पून भी शामिल है।
इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से हाइमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए 2000 मिसाइलें भी मांगी हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपियन संघ और नाटो फिलहाल स्टॉक पाइल स्ट्रेन यानी हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। वॉशिंगटन के स्टिम्सन रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूक्रेन संकट ने अमेरिका के टैंक रोधी हथियारों यानी जैवलिन मिसाइल के भंडार को 1/3 घटा दिया है। अमेरिका के हथियारों के जखीरे में आई कमी की वजह से अमेरिका से यूक्रेन को भेजे जाने वाली हथियारों की सप्लाई पर दबाव है। इसके अलावा अमेरिका ने M777 होवित्जर तोपों का उत्पादन भी रोक रखा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को हथियार देते देते खुद अमेरिका के रिसोर्सेज खत्म होने के करीब आ गए हैं। इस वजह से अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन को हथियार भेजने की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दरअसल अमेरिका अपने शस्त्रागार को इतना बनाए रखना चाहता है जिसकी बदौलत वो रूस और चीन के साथ सीधी जंग की सूरत में एक साथ निपट सके। दूसरी तरफ रूस दुनिया का एक बड़ा हथियार उत्पादक देश है, लिहाजा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों को 24 घंटे गोला बारूद और दूसरे हथियार बनाने का फरमान सुना सकते हैं। यूरोपीय संघ के पास से गोला बारूद और हथियार खत्म होने से सिर्फ यूक्रेन को ही खतरा नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि अगर रूस ने दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर दिया तो ऐसे सूरत हाल में वो रूस के खिलाफ जंग कैसे लड़ेंगे। यानी यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के सामने अब खुद की रक्षा का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बिना हथियार कितने वक्त तक इस जंग को जारी रख सकते हैं या फिर रूस के सामने टिक पाएंगे। क्या ऐसे सूरत हाल में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंग जारी रखने की अपनी जिद पर कायम रहेंगे या फिर यू टर्न लेकर रूस के साथ सीज फायर की बात कर सकते हैं। फिलहाल यूक्रेन जंग में जो हालात बन रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर नाटो ने जल्द ही यूक्रेन जंग का मसला हल करने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो रूस यूक्रेन को तबाह करने के बाद यूरोप को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। तो नाटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज चल रही है और रूस भी काफी प्रेशर में है। पुतिन के परमाणु युद्ध अभ्यास के दौरान एटम बम वाला टाइमर ऑन होने की आशंका है, जिसका सीधा टारगेट यूक्रेन बनेगा, लेकिन इसका असर 50 देशों पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि 48 घंटे बाद इस दुनिया में क्या बचेगा। किसके परमाणु बम में कितना दम? रूस का परमाणु बम या फिर अमेरिका का एटम बम? क्या जिस एटम बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था उसी बम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है?
रूस के पड़ोस में अमेरिका की अगुवाई में नेटो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। भी किसी भी वक्त परमाणु युद्ध वाले वॉर एक्सरसाइज का ऐलान कर सकता है। नेटो यूक्रेन की मदद रोकने वाला नहीं है और पुतिन नेटो से डरने वाले नहीं। सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या रूस और नेटो की बरसों पुरानी जंग अब परमाणु युद्ध की वजह बनने वाली है? ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया भर के अखबार परमाणु युद्ध से जुड़ी हेडलाइन से भरे हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले न्यूक्लियर वॉर को लेकर छपी इंटरनेशनल हेडलाइंस जान लीजिए। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले का पता कैसे लगेगा। द गार्जियन की हेडलाइन है, रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो पैनिक से बचने के लिए पश्चिम क्या प्लान बना रहा है। क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? नेटो का यह परमाणु युद्ध अभ्यास रूस को उकसाने वाला साबित हो सकता है। नेटो के जवाब में रूस जल्द ही परमाणु युद्ध अभ्यास का फैसला ले सकता है। अगर रूस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करता है तो वो अमेरिका को परेशान करने वाला साबित होगा। ये हम नहीं कह रहे, यूएस मिलिट्री के प्रवक्ता का कहना है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि रूस ने अभी तक अपने आगामी परमाणु युद्ध अभ्यास को लेकर अमेरिका को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में परमाणु युद्ध अभ्यास कर रूस दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर ट्रेलर दिखा चुका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देना है इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लाएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से
रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। विशेषज्ञों की माने तो रूस ने 1500 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात भी कर दिए हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी, उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन नेटो के परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद विश्व युद्ध का डंका एक बार फिर बजने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा डर था उसकी आशंका और बढ़ गई है। क्या एटम बम के विस्फोट का काउंटडाउन एक बार फिर दुनिया को सुनाई देने वाला है? 5, 4, 3, 2, 1 और एटम बम ब्लास्ट। क्या यह अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन जंग का दी एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही अब आखिरी विकल्प है? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इंग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। अगर नेटो के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज के बाद पुतिन परमाणु युद्धाभ्यास का फैसला लेते हैं, तो युद्धाभ्यास के दौरान ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे।
जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, न्यूक्लियर एनाइलेशन इज अ थ्रेट अगेन, यानी परमाणु विनाश फिर एक खतरा। अगली हेडलाइन सीबीसी न्यूज की है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, पुतिन की धमकियों पर परमाणु विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। अब पुतिन और परमाणु युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। यूक्रेन के कीव पोस्ट में अमेरिका के CIA डायरेक्टर के बयान को ही हेडलाइन बना दिया है। लिखा है, पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। CIA के डायरेक्टर की ये चिंता दुनिया को इसलिए जायज लग रही है क्योंकि रूस की परमाणु पूजा से पूरी दुनिया वाकिफ है। पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1,185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाई हैं और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन को पुतिन के खिलाफ अपने सुर और बुलंद करने पड़े हैं। नेटो को परमाणु युद्ध का अभ्यास करने का फैसला लेना पड़ा। यही वजह है कि CIA पुतिन पर नजरें गड़ाए हुए है। ये सच पूरी दुनिया को पता है कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम है। पुतिन के परमाणु बमों की तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है और पुतिन के ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो पुतिन के पास अब लड़ने वाली फौज की कमी नहीं है, लेकिन कीव तक पहुंचना अब भी उनके लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इसीलिए पुतिन ने अब ईरान से नई मिसाइल लाने की तैयारी कर ली है। यह रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मिसाइल से अमेरिका भी क्यों घबराने लगा है। ड्रोन के बाद पुतिन का सबसे बड़ा हथियार। क्या ईरान से कुछ खास लेने वाले हैं पुतिन? क्या ईरान की ताकत से यूक्रेन फतेह करेगा रूस? क्या है ईरान की सीक्रेट हथियार जिस पर पड़ती है पुतिन की नजर? बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि इस महाविनाशक पर यूक्रेन से ज्यादा अब अमेरिका और इजराइल की नजर है। ये है बहुत ही खतरनाक मिसाइल फतेह 110, फतेह 110।
ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाके ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। हमले के बारे में तफसील से जानने से पहले देखिए ये मिसाइल क्यों खबरों में है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रही है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतेह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है वो बहुत दहशत में है और अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. फतेह 110 मिसाइल का ज़ेलेंस्की को डर क्यों इतना ज्यादा है, इसकी बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात पुतिन को पसंद आ गई है। लेकिन इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ज़ेलेंस्की को यह भी पता चल गया है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है। आठ जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। ऐसी ही मिसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते हैं ताकि वो ज़ेलेंस्की को सबक सिखाया जाए जो ईरान ने अमेरिका को सिखाया था। ऐसे में ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? एयर डिफेंस तो ठीक है, लेकिन टक्कर तो बराबर की होनी चाहिए। इसलिए ज़ेलेंस्की के ऑप्शन भी बहुत गौर से समझिएगा। ज़ेलेंस्की को अब एटकम्स मिसाइल चाहिए जो हाइमार्स जैसे लॉन्चर से दागी जाती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होती है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक मीडिया और सरकारें अब इसी मिसाइल की बात कर रही हैं। एटकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामोशी बनाए रखी है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका को मालूम है कि ज़ेलेंस्की शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके हैं और अगर उन्हें फतेह 110 जैसी मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे कीव को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। The most recent escalation, the United States strongly condemns Russia's missile strikes today, which continue to demonstrate Putin's brutality. As you know, President Biden and the G7 leaders met with President Zelensky last week, and President Biden also spoke with President Zelensky one-on-one the day before that G7 conversation. We are in daily touch with the Ukrainians across the administration, from the National Security Advisor to the Department of Defense and the Department of State. On Friday, we announced
announce an additional $725 million in security package for Ukraine to provide critical needs for it to defend itself, continue to defend itself, and bravely. रूस इस वक्त यूक्रेन पर लगातार शाहिद ड्रोन से हमला कर रहा है। कीव पर ऐसे कई धमाके हुए, जिसका धमाका सबसे ज्यादा ज़ेलेंस्की के बंकर में गूंज रहा है। ऐसे ही ड्रोन हमलों से पुतिन यूक्रेन की बिजली ठप करना चाहते हैं, ऐसे इल्जाम ज़ेलेंस्की लगा रहे हैं। Російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये स्वार्म अटैक है, यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करना। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है, और उसके ड्रोन ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला रहे हैं। अब बारी फतेह 110 मिसाइल की है, जो पुतिन को गजब की पावर देगी। ईरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है। Дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам все ж таки вдалося сьогодні влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським шахедом. Хлопець і вагітна дівчина на 6-му місяці. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення. Убив ще одну вагітну жінку. Загалом 4 людини вбито тільки цим шахедом. Були і інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинились під ударами цієї ночі. अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाली उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ, और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है, जो हाइमार्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे, और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। हाइमार्स जैसा खतरनाक हथियार ईरान ने भी तैयार कर लिया है, और इसकी फायर पावर तो हाइमार्स से भी ज्यादा बताई जा रही है। ईरान ने हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया था, नाम था इक्तिदार 1401। इसमें ईरान ने अपनी ड्रोन पावर के साथ कई और खतरनाक हथियार भी दिखाए। इसी में एक था फाद 360 मल्टी रॉकेट सिस्टम। ईरान का हाइमार्स ये है छोटी दूरी तक मिसाइल दागने वाला ऐसा सिस्टम, जिसका रॉकेट हाइमार्स की तरह ही सटीक निशाने पर वार करता है। इसकी मिसाइल आवाज से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है, और फिर टारगेट पर पहुंचते पहुंचते आवाज की 4 गुना रफ्तार से टूट पड़ती है। ईरान के फाद 360 में
30 सेंटीमीटर रॉकेट लगाए जाते हैं। इसका 4 मीटर लंबा रॉकेट 150 किलो का वॉरहेड लेकर 75 किलोमीटर की दूरी तक वार करता है, जबकि अमेरिका के हाइमार्स में इसी कैटेगरी के जो रॉकेट लगता है वो 70 किलोमीटर की दूरी तक 90 किलो वॉरहेड के साथ फायर किया जाता है। ईरान के फाद 360 लॉन्चर के पास भी हाइमार्स की तरह कई ऑप्शंस हैं। 2 रॉकेट वाला भी है, 4 रॉकेट वाला भी है और 6 रॉकेट भी एक साथ फायर कर सकते, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका का हाइमार्स रॉकेट सिस्टम लॉन्च करता है। ऐसे में जो हथियार अमेरिका यूक्रेन में दिखा रहा है उसका जवाब ईरान भी दे रहा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और यूक्रेन में दोनों पर्दे के पीछे युद्ध में शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने 2 बात साबित कर दी है जिस पर पूरी दुनिया की सेनाओं की नजर है। वो ये कि आर्टिलरी यानी तोपखाने के साथ लंबी दूरी वाले हथियारों का कोई जवाब नहीं है और साथ में ड्रोन पावर किसी भी टारगेट को खत्म करने का सबसे कारगर और आसान जरिया बन चुका है। तो रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध आगे बढ़ सकता है और फिर वो किस दायरे तक पहुंचेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। रूस के पास हो रही नाटो ड्रिल इस बात का सबूत है कि अब परमाणु वॉर के लिए बाइडेन और पुतिन दोनों रेडी हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए एटमी बम के खतरे के बीच सेना की तैनाती के क्या मायने हैं। यूरोप की जमीन पर अमेरिका की सेना रूस की सीमा के पास अमेरिका की बटालियन अस्सी सालों बाद सेना का प्रस्थान। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती। अमेरिका के सैनिक क्या यूक्रेन में उतरेंगे? क्या लड़ाई में बेलारूस की एंट्री की आशंका के बीच अब अमेरिका भी कूदने वाला है? अमेरिका की एलीट फोर्स मूवमेंट कर रही है। तस्वीरें देखते जाइए और तय करते जाइए कि यह सेना कितनी ताकतवर है। ये सेना क्या क्या कर सकती है, इस सेना की रणनीति क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि रूस की सीमा के पास अमेरिका अपनी बटालियन क्यों तैनात कर रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? फर्स्ट एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका का खूंखार डिवीजन है। इसकी तैनाती का मतलब ही होता है क्राइसिस। द्वितीय विश्व युद्ध में 101st एयरबोर्न डिवीजन ने जो कहर ढाया वो दुनिया को अब तक याद है। द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ बुल्गे और नॉर्मेडी लैंडिंग की वजह से 101st एयरबोर्न डिवीजन को अब तक याद किया जाता है, लेकिन सुख्यात नहीं, कुख्यात के तौर पर। अमेरिका के इस एलीट फोर्स को वियतनाम वॉर के दौरान 2 बार रिक्लासिफाइड किया गया। स्क्रीमिंग ईगल्स नाम की ये लाइट इन्फेंट्री फोर्स किसी भी जंग के मैदान में 2 घंटे के भीतर पहुंच सकती है। अमेरिका की ये आर्मी असॉल्ट मिशन को अंजाम देने में खास तौर से ट्रेंड है। मतलब ये दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से संपन्न युद्ध कला में माहिर आर्मी है जो अमेरिका से यूरोप पहुंच गई है, उस सीमा के पास जो रूस की है।
उस रूस की जिसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, उस रूस की जिसने परमाणु विकल्प खोले रखे हैं, बार बार यूरोप के देशों और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका वो सब कर रहा है जिससे पुतिन की क्रोध की अग्नि भड़कती दिख रही है। अमेरिका की एलीट फोर्स 80 सालों बाद यूरोप पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना नाजुक है और बाइडेन प्रशासन इस वक्त यूक्रेन रूस वॉर को लेकर क्या सोच रहा है। अमेरिकी एलीट फोर्स के करीब 2400 सैनिकों को रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया में तैनात किया गया है। ये सेना नेटो के ईस्टर्न कमांड को सपोर्ट करेगी। अमेरिका ने इस आर्मी को यूरोप में इस नाम पर भेजा है कि ये नेटो की सेना के हेल्प के लिए भेजी गई है। नेटो की सेना को मदद की जरूरत है। लेकिन ये अमेरिकी पक्ष है, जबकि आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका नेटो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरे रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में रूस की सेना की वॉर ड्रिल ने न्यूक्लियर धमाके के खतरे को बेहद बढ़ा दिया है और इधर अमेरिका की सबसे खूंखार सेना मूवमेंट कर रही है। मैसेज लाउड एंड क्लियर दिखता है। पुतिन अब यूक्रेन को बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखते, तो बाइडेन भी अब यूक्रेन के बढ़ते कदम को देखते हुए मंशा रखते हैं कि पुतिन को अब करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। भले ही लड़ाई में सीधे कूदना क्यों न पड़े, नेटो के जवान युद्ध के बिल्कुल शुरुआत के वक्त ही यूरोप में घुसकर रूस को घेरने का काम शुरू कर दिया था। करीब 4700 एलीट फोर्स के जवान इस वक्त यूक्रेन की फ्रंट लाइन के पास मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन की सीमा के पास ये सबसे बड़ी तैनाती है। इस सेना का मकसद है रूस को नेटो सदस्य के किसी भी देश की सीमा में घुसने से रोकना।